नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। आज हम बात करेंगे डॉक्टर इर्तिका अली साहब से। डॉक्टर इर्तिका अली साहब के वालिद साहब मास्टर अमीर अली साहब मुस्लिम इंटर कॉलेज में टीचर थे। आप रहने वाले मोहल्ला क्यारी टोला के हैं। आप न्यूरो फिजिशियन हैं। आपने एमडी किया है मेडिसिन में और डीएम किया है न्यूरोलॉजी में। आप पूर्व सीनियर रेजिडेंसी की हैसियत से केजीएमयू लखनऊ में काम कर चुके हैं और पूर्व सहायक प्रोफेसर न्यूरोलॉजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में काम कर चुके हैं। डॉक्टर साहब जिन बीमारियों का इलाज करते हैं या जिन बीमारियों के एक्सपर्ट हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले वो बात आपको मैं बता दूं, फिर डॉक्टर साहब से बात का सिलसिला शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब ने जो हैंडबिल बनाई है उसमें लिखा है कि सिर दर्द, माइग्रेन, कमर में दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, स्पाइन एवं कार्ड की समस्याएं, लकवा, फालिज, स्ट्रोक, मिर्गी के दौरे, याददाश्त की कमी, अल्जाइमर, डिमेंशिया प्रमोशन, नींद न आना, हाथ पैर में कमज़ोरी, सूनापन, कंपन, दर्द, झुंझुनी, बेहोशी, दिमागी बुखार, दिमाग एवं रीढ़ की टीबी, चलने बैठने में परेशानी, मस्तिष्क, रीढ़ व नस से संबंधित अन्य रोग, इन सब चीज़ों में डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब से इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका इस्तकबाल करते हैं आपकी बात के स्टूडियो में। और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जो तालीमी सफ़र रहा है वो कैसे रहा है, थोड़ा डिटेल में बताइए। मेरा एमबीबीएस सबसे पहले मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया। फिर एमडी मैंने मेडिसिन डिपार्टमेंट में किया किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही। फिर मेरा डीएम न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। जी। अच्छा, नर्सरी से कहाँ से एजुकेशन हुई आपकी? एक्चुअली मैं शुरुआत से, पापा चूँकि टीचर हैं जैसे इन्होंने बताया, तो अलग अलग जगह पोस्टिंग लगती थी, तो मेरी अलग अलग शुरुआती पढ़ाई तो कई जगह से हुई। इलाहाबाद में था, बनारस में था। फिर फाइनली जब पापा मऊ में यहाँ पे थे तो शुरुआत में मैं मॉडर्न स्कूल में था। फिर फाइनली डीएवी से मैंने इंटर किया है। 6 to 12 डीएवी से था मेरा। अच्छा, तो यहाँ तक की पढ़ाई में जैसे नर्सरी से लेके इंटरमीडिएट होते हुए फिर आप गए इतनी हाईएस्ट पढ़ाई की कि डीएम तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी डिग्री है मेडिकल की दुनिया की। जी। तो इस बीच में कहाँ दुश्वारियाँ आपको आईं? दुश्वारियाँ देखिए हर जगह थोड़ी बहुत रहती हैं, लेकिन अगर आप पढ़ाई करते रहें, आपके सीनियर टीचर का गाइडेंस रहे और बाकी अल्लाह की तरफ से खैर की राह अगर है तो सारी दुश्वारियाँ क्लियर ही हो जाती हैं। कोई बहुत खास मुझे नहीं लगा। हर स्टेप पे अपनी अलग दुश्वारियाँ हैं। अब एमबीबीएस फर्स्ट बिल्कुल इंटरेस्ट मुश्किल था यहाँ पे, क्योंकि मेडिकल फील्ड जैसे हमारे परिवार में सबका टीचिंग लाइन से तो सबका था, लेकिन डॉक्टरी लाइन से नहीं था, तो वो थोड़ा गाइडेंस मुझे मुश्किल था, इसलिए एमबीबीएस में थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन फिर एक बार एमबीबीएस में गए, फिर सीनियर्स की गाइडेंस वगैरह मिली, तो फिर एमडी, फिर उसे डीएम क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इस वक्त आप की प्रैक्टिस शुरू है? जी, मेरी प्रैक्टिस शुरू है यहाँ पे। यहाँ पे मैं मऊ में फातिमा हॉस्पिटल में बैठता हूँ और 2 क्लिनिक है, नरई बांध और एक मिर्जादीपुरा में है। क्या टाइमिंग है उसकी? मिर्जादीपुरा वाली तो डेली है, मंडे टू सैटरडे शाम 5 से 8, और फातिमा में मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 10 से 12 बैठता हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद नरई बांध फातिमा के बाद 12 से 3 बजे तक बैठता हूँ। ये रूटीन है आपका इस वक्त? जी। ये आजकल जो है न्यूरो की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है लोगों में, तो इसकी क्या वजह है डॉक्टर? देखिए इसकी लाइफ स्टाइल जो हम कहते हैं वो पहले से बहुत चेंज हो गई है। लोगों में स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है, लोगों में चलना फिरना बहुत कम हो गया है, डायबिटीज़, बहुत सी न्यूरो की समस्याओं की जड़ डायबिटीज़ है और स्ट्रेस है। तो ये सब चीज़ें जैसे जैसे अल्टीमेटली आप कह सकते हैं लाइफस्टाइल की वजह से ज़्यादा चेंजेस अब आ गए हैं, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजी की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं अभी। तो इसमें क्या करना चाहिए, जैसे आम क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए कोई आम बचने का। जी हम देखिए न्यूरोलॉजी बहुत बड़ा, मतलब न्यूरोलॉजी फील्ड एज ए फील्ड बहुत बड़ी है। अब उसमें जैसे सर दर्द, कमर दर्द, बेहोशी, स्ट्रोक, मिर्गी, तो सबके अलग अलग हैं। अब जैसे जो सर दर्द है, कमर दर्द है, मांसपेशियों में अकड़न है, इन सब को तो लाइफस्टाइल से बदला जा सकता है, लेकिन और स्ट्रोक को बदला जा सकता है। लेकिन अब जैसे दौरे हैं या दिमागी इन्फेक्शन है या जो बेहोश हो जाते हैं, इसके लिए लाइफस्टाइल से नहीं है, ये इनका अलग अपना इटियोलॉजी है, जो कारण कहते हैं इसका अलग कारण है, उसके लिए दिखाना पड़ेगा। फिर उसमें क्या है उसके लिए सर्च करनी पड़ेगी, किस वजह से ये ऐसा हो रहा है इनको, दौरे या बेहोशी, तो उसके लिए फिर अलग उसका ट्रीटमेंट है। लेकिन हाँ, ये जो कमर दर्द है, अकड़न है, इन सब का काफ़ी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है।
तो जैसे आप लोगों के वहाँ जैसे दवाओं के अलावा कुछ एक्सरसाइज भी बताते हैं आप लोग? जी, मैं दवाओं के अलावा एक्सरसाइज मैं बताता तो हूँ, लेकिन एडवाइस यही करता हूँ, बेहतर यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। जहाँ तक मेरे उसमें है मैं बता सकता हूँ, जहाँ पे बिल्कुल लगता है कि नहीं फिजियोथेरेपी अच्छे से होनी चाहिए, उनके लिए मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिफ़र कर देता हूँ। जैसे आप लोगों की क्लिनिक में फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते हैं, कहीं और भेजते हैं आप उनको? तो जी जी जी, फिलहाल तो मेरे साथ अभी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। अच्छा, होना चाहिए। जी, रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अच्छा, एंजाइटी और डिप्रेशन के मामला काफ़ी आजकल बढ़ ज़्यादा दिख रहे हैं। जी जी जी, इसकी ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह है इसकी? इसका तो लाइफस्टाइल से बहुत कुछ मतलब एसोसिएशन है। मतलब लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है हमारी कि उसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन और लोगों की एक्सपेक्टेशन और सुकून ना मिलना, ताल्लुकात फैमिली के और फ्रेंड्स के, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहना, इधर उधर की समस्याएं को देखना, तो इन सब की वजह से एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह बहुत बढ़ रहा है। तो आप की जो मौजूदा हालात में जी, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि न्यूरोलॉजिकल जो प्रिवेंटेबल डिजीज है, जिसका जो कि लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड है, हाँ। उसके लिए तो जो आम बताते हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज आप करिए, खाने पीने में थोड़ा सा अपना परहेज करिए, एक रूटीन, मतलब आजकल जैसे हो गया बहुत मोबाइल पे इंसान सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, मतलब दिन भर इंसान बैठा रहता है, बैठ के खाना खाना है, मोबाइल लेके हमेशा बैठे ही रहना है, चलना फिरना कम है, लोगों से इंटरेक्शन कम है, सिर्फ मोबाइल से ही इंटरेक्शन है। तो इन सब की वजह से बहुत सी बीमारियां बढ़ गई हैं। तो इंसान थोड़ा सा टाइम मतलब अपने फैमिली के लिए निकाले, फ्रेंड्स के लिए निकाले, थोड़ा एक्सरसाइज करे, कसरत करे, ये सब है नॉर्मल चीज़ें। कुछ मोबाइल को लेके आपका ये कहना है कि मोबाइल में कम रहना चाहिए, काफ़ी दोस्तों की कंपनी होनी चाहिए? जी जी जी, ये है, ये तो पॉइंट है। बाकी उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, अब हर चीज का एक आंसर देना तो मुश्किल है, जितनी अलग अलग बात, लेकिन इन सारी चीजों से काफी बीमारियों से प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अच्छा, आजकल लकवा और फालिज के बारे में भी अक्सर सुनने को मिलता है। जी जी जी, तो इसमें पहले से क्या उसके कुछ सिम्टम हैं, पहले से जो पता चले, क्या सिम्टम है? देखिए, लकवा या अचानक आता है? जी जी, नहीं देखिए, आता तो आमतौर पे अचानक है, लेकिन एक चीज जो होती है हम लोग बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, वो कई बार फालिज होने से पहले ही पेशेंट को कुछ लक्षण आते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। आमतौर पे जो कॉमनली हम लोग अमूमन देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए चेहरा सुन्न हुआ, फिर ठीक हो गया, या थोड़ी देर के लिए जबान लड़खड़ाई, फिर ठीक हो गई, थोड़ी देर के लिए हाथ पैर में कमजोरी आ गई या झंझनाहट आ गई, फिर ठीक हो गया। तो ये TIA इसको बोलते हैं। ये अगर हो रहा किसी पेशेंट को तो फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि TIA के बाद स्ट्रोक या लकवा होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। अच्छा, और ये जो झुंझुनीपन जैसे आ रहा है कि कंपन या सूनापन या कंपन या जी जी, दर्द या झुंझुनी जो आती है हाथों में, जी, आम तरीके से महसूस होती रहती है? नहीं, देखिए, आम तरीके से ये आपके डॉक्टर आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अब जो झुंझुनी है वो स्ट्रोक का भी लक्षण हो सकता है, गर्दन की नस दब रही है उसका लक्षण भी हो सकता है, हाथों में कहीं नस दब रही है उसका लक्षण भी हो सकता है। तो ये किस वजह से हो सकती है ये डॉक्टर आपको बताएगा। तो ज्यादातर आमतौर पर तो इंसान की हल्की फुल्की नस दब जाती है उसकी वजह से होता है, उसके लिए परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये लक्षण लकवे का हुए तब तो खतरे की बात है। तो इसलिए अगर आपको अक्सर हो रही है तो बेहतर है एक बार आप मशवरा कर लें अपने डॉक्टर से। अच्छा, दिमागी बुखार के क्या रुझान होते हैं? देखिए, दिमागी बुखार का जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, सर दर्द, उल्टी, ज़्यादा बेहोशी या ज़्यादा नींद में पन, और या फिर दौरे आना, जो दौरे होते हैं, ये सब दिमागी बुखार के लक्षण होते हैं। अच्छा, मस्तिष्क, रीढ़ व नस से संबंधित अन्य जो रोग हैं, जी जी, इसमें किस तरह की बीमारियां आती हैं? देखिए, जितनी सारी बीमारियां, इन सब के अलावा भी और बहुत सी बीमारियां हैं। जैसे कि एक हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर, जो पार्किंसन होता है, उसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम जो अक्सर होता है वो हाथ पैर का कंपन होता है। लेकिन कंपन के अलावा बहुत पेशेंट रहते हैं, वो बताते हैं कि एक तरफ का अंग स्लो हो गया है, ताकत तो उनकी पूरी है लेकिन स्लो हो गया है, या फिर चलने फिरने में लगता है कि एक पैर रुक जा रहा है, दूसरा पैर चल रहा है। ताकत वो देखते हैं तो कहते हैं भाई ताकत तो हमारी पूरी है। तो ये जो होते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल डिसऑर्डर्स हैं। या एक बीमारी होती है डिस्टोनिया, जिसमें हाथ पैर अपने आप टाइट से होने लगते हैं। तो ऐसी बीमारियां, तो मतलब इनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं सभी को मैं स्पेशलिटीज में मेरे आते हैं। तो इतने तरह की पढ़ाई करने के लिए, इतने सारी चीज़ों की पढ़ाई करने के लिए कितने दिनों का वक्त मिला आपको? ये DM मैंने 3 साल का किया। अच्छा। उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर रहा मैं वहीं राम मनोहर लोहिया में ही कुछ टाइम। अच्छा, साइटिका के क्या सिम्टम होते हैं? सियाटिका के सिम्टम होते हैं कि
पीठ के नीचे जो कूल्हे के पास से पूरा दर्द होना, और वो दर्द बिल्कुल पैरों में नीचे ऐसे जाना करंट की तरह, या बिल्कुल पैर फटा जा रहा है एक तरफ, वो भी खास तौर से अमूमन पीछे के साइड का, ये सियाटिका के सिम्टम्स हैं। तो इसका इलाज फिर क्या होता है? इसका इलाज शुरुआती दौर में तो ये है कि भाई कुछ दवाओं से और रेस्ट से, और मतलब जिसको हम लोग कंजर्वेटिव कहते हैं उससे ही किया जाता है, जिसमें दर्द की दवा देते हैं, और सियाटिका में जो करंट ज़्यादा बनने लगता है उस करंट को शांत करने की कुछ दवा दी जाती है, और जो फटन होती है उसकी दवा दी जाती है, थोड़ा रेस्ट करना होता है। ये शुरुआती तो यही ट्रीटमेंट है। बाकी अगर बहुत बढ़ जाता है तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से फिर बताते हैं कि और क्या करना चाहिए उसके लिए। स्पाइनल कॉर्ड की भी बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है इस वक्त। जी जी, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या इसकी क्या वजह है? देखिए, स्पाइनल कॉर्ड अब जैसे जो हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच से बिल्कुल जाता है, तो रीढ़ की हड्डी अगर कहीं पे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को दबा रही है तो उसके अलग सिम्टम्स हैं, और कभी कुछ बहुत सी स्पाइनल कॉर्ड्स की ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ही वो बीमारी मतलब पैदा हो गई, उत्पन्न हो गई, तो वो देखने के बाद कि भाई वो किस वजह से स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट है। उसकी डिस्क भी बढ़ती घटती है क्या? डिस्क जो है अपने जगह से हट जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैप्ड, PIVD, प्रोलैप्ड इंटरवर्टिबल डिस्क, तो वो डिस्क हट जाती है। तो अगर ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं तक भी हट सकती है, तो अगर नीचे के हिस्से में अगर डिस्क हट रही है तो वो स्पाइनल कॉर्ड वहां पे रहती नहीं, सिर्फ नसें रहती हैं उसको दबाती हैं, तो वो बहुत परेशानी का सबब नहीं है। लेकिन अगर स्पाइनल कॉर्ड दब रहा है तो उससे फालिज, पैरों की फालिज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। याददाश्त की कमी जी, एक चीज़ ये आम तरीके से आती है, जैसे मुझे भी लगता है कि आजकल मेरी याददाश्त कुछ पहले के मुकाबले में कमज़ोर हो गई है। देखिए, इसको देखना पड़ेगा कि याददाश्त की कमी है और वो पेशेंट को कितना प्रभावित कर रही है और किस तरह की कमी है। जैसे याददाश्त में भी अगर हम देखें तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें कि पेशेंट क्या चीज़ भूल जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें भूल जा रहा है, या भाई घर का पता भूल जा रहा है, या लोगों के नाम भूल जा रहा है, उसको देखना पड़ेगा कि कौन से याददाश्त की कमी, मतलब कौन सा टाइप रहती हैं। अच्छा अगर देखिए, अगर आपको मतलब की चीज़ें याद रह रही हैं और इधर उधर कोई छोटी चीजें और कभी कभार चीजें भूल रहे हैं, उससे आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उस पर अगर असर नहीं पड़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। और अगर आपकी दैनिक दिनचर्या पे असर पड़ रहा है, आपके जो डेली एक्टिविटीज हैं उस पर अगर असर पड़ रहा है, तो फिर वो उसको हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं। तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट बिल्कुल लेना पड़ेगा आपको। डॉक्टर साहब ने बड़ी बेबाकी से बहुत ही सारे जो कुछ भी हम लोगों ने सवालात किए, जो कुछ भी जानना चाहा, उसका बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है। और इस तरह के एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे वहाँ शहर में सख्त ज़रूरत थी। हम लोग ये ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि डॉक्टर साहब को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कामयाबी मिले और यहाँ लोगों को डॉक्टर साहब के हाथों ज़्यादा फ़ायदा मिले। आखिर में डॉक्टर साहब बस एक चीज़ के कोई ऐसा मैसेज जो आप आवाम को देना चाहते हों या कुछ कहना चाहते हों, मैं एक ये जो बात छूट गई हो हमारे सवाल में। एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मैं मतलब यही कहूँगा कि अपनी किसी भी ऐसी समस्याओं को बहुत दिनों तक इग्नोर ना करें। हो सकता है ये किसी बड़ी चीज़ की अलामत हो, तो उसको बेहतर ये है कि अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लें। तो किस तरह की अलामत? मतलब जैसे इसमें मैंने बताया, अगर नस दबने की जैसे प्रॉब्लम है, अगर हल्की फुल्की दब रही तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दब गई, उसकी वजह से मतलब आपके कोई अंग में डैमेज आने लगा, तो वो, या फिर जो फालिज के जैसे मैंने असर बताया जिसको बिल्कुल रोका जा सकता है, जो TIA मैंने बोला, जिनको इंसान झुनझुनी वगैरह जो देखिए हाथ पैर में झुंझुनी, अब वो अगर बिल्कुल कहीं इंसान रख के हाथ बैठ रहा है उसके बाद झुंझुनी आ गई तब तो कोई बात नहीं, ऐसे नॉर्मल आ हाँ, रही है। लेकिन नॉर्मली अगर बिल्कुल चलते फिरते बिल्कुल नॉर्मल तरीके से झुंझुनी आ गई, और आपको मतलब जैसे हमने बताया गर्दन में, कॉमनली गर्दन में नस दब रही है लेकिन गर्दन में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो अगर ब्रेन की वजह से है, मतलब अगर ब्रेन की वजह से अगर दिक्कत आ रही है तो उसको बहुत जल्द से जल्द अटेंड करना है। नसों का तो इंसान थोड़ा बहुत अगर थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ब्रेन की वजह से है तो फिर उसको जल्दी से जल्दी अटेंड करना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? ये डॉक्टर्स आपको बता पाएंगे। अच्छा, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर इस तरह की कोई शिकायत हो तो। जी, चलिए डॉक्टर साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपसे बात की बहुत